देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल लॉ तीन शब्दों का एक कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म सिविल और कोड या कोड को लॉ कह सकते हैं। तीनों के अलग अलग मतलब हैं। उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मसला है क्या। कि जो इंडिया में जो सिविल लॉ जितने भी एप्लीकेबल हैं वो मोर देन 90-95% ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। पूरे इंडिया में जितने भी सिविल लॉ हैं सारे यूनिफॉर्म हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन का, उसका रिलीजन क्या है, उसका फेथ क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हम जानते होंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के स्टॉन्च सपोर्टर थे। वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट। दूसरी तरफ से विरोध भी था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इस बात को ध्यान में रखा कि ये थोपा ना जाए। 2023 चल रहा है, 2024 के इलेक्शन हमारे नजदीक, और यूसीसी को अगर एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यूसीसी जैसे मैंने आपको बताया है कि एक बड़ा अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है देश की तरक्की के लिए, लेकिन अगर इसको गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा, गलत ढंग से इसका प्रचार किया जाएगा, तो ये देश की बर्बादी का भी एक साधन हो सकता है। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे कि देश में हालात चल रहे हैं और उन्होंने ये प्रचार किया जा रहा है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर बहुत सारी दहशत भी पैदा हो रही है, और बहुत सारा ऐसा कुछ कि जो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए, वो एक तरीके से बैकफुट पे आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके आने से क्या होने वाला है, ये क्या इशू है और इसके पीछे कितनी पॉलिटिक्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं एडवोकेट विपिन जी। एडवोकेट विपिन जी एएफडीआर के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और इस क्षेत्र में काफी कोई ना कोई बात रखते रहते हैं, और जो डेमोक्रेसी है इंडिया की उसको और बेटर कैसे हो उसके बारे में काम करते रहते हैं। आज हम इसके यूसीसी के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। विपिन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये है क्या? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल लॉ तीन शब्दों का एक कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म सिविल और कोड या कोड को लॉ कह सकते हैं। तीनों के अलग अलग मतलब हैं। उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मसला है क्या। सॉरी। कोड का जो मतलब है वो है कानून। जो पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है, अगर वो कोई ऐसा कानून बनाए जो अपने आप में कंप्लीट एक्ट हो, जिसके अंदर सारी चीजें समा जाए, किसी दूसरे और कानून को देखने की जरूरत ना पड़े, अपने आप में कंप्लीट हो, तो उसको कोड कह दिया जाता है जी। जो उससे पहले का वर्ड है सिविल। सिविल मतलब नागरिक। वो नागरिक कानून जो कि लोगों के आपस के रिलेशन जो है उनको डील करती है, उसको सिविल लॉ कहते रहता है, सिविल कोड उसको कह दिया जाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वो सारे कानून जो कि क्रिमिनल लॉ डील नहीं करता है वो भी सिविल लॉ सारे उसमें कवर हो जाते हैं जी। और जो सबसे पहला जो वर्ड है यूनिफॉर्म, जी। उसका मतलब हम जानते हैं यूनिफॉर्म मतलब कि बिल्कुल एक जैसा किसी को कर देना। जैसे कि जी। स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, जी। एक जैसा कलर होता है, एक जैसा पैटर्न होता है। लेकिन जो स्कूल की यूनिफॉर्म भी होती है उसको भी हम स्ट्रिक्ट सेंस में यूनिफॉर्म नहीं कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं कि क्योंकि मामला सारा ये यूनिफॉर्मिटी का है, स्कूल के बच्चों की ड्रेस भी उनको इतनी छूट होती है कि वो अपनी हाइट और अपनी हेल्थ के हिसाब से यूनिफॉर्म का साइज को कम ज्यादा कर सके। हम कहें कि वो अगर मान लीजिए कलर और पैटर्न के साथ साथ साइज भी सबका सेम होगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। जी। तो यूनिफॉर्मिटी कभी भी स्ट्रिक्ट सेंस में हम मैकेनिकली ना सोचें उसको। यूनिफॉर्मिटी जो है वो एक हार्मनी के साथ हमेशा आती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम लीगल टर्म में बात करें, इस बात को डील करता है कि कैसे जो लोगों के जो सिविल डिस्प्यूट है, जो सिविल मैटर्स हैं, उनको लेकर एक सिंगल कानून ऐसा बना दिया जाए कि सारे जो देश के जितने भी लोग हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ एंड रिलीजन, जब भी उनको कोई जरूरत पड़े तो वो उसी एक कानून की तरफ देखें। जी। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं इसमें मैं, कि जो इंडिया में जो सिविल लॉ जितने भी एप्लीकेबल हैं वो मोर देन 90-95% ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। ओके। पूरे इंडिया में जितने भी सिविल लॉ हैं सारे यूनिफॉर्म हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन का, उसका रिलीजन क्या है, उसका फेथ क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कानून बने हुए हैं जो सिविल डिस्प्यूट्स को कवर करते हैं, सब पे वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है। बचता क्या उसमें, रह क्या जाता है? जो चीजें रह गई हैं वो चीजें हैं कि जो कि उसके पर्सनल फेथ के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे कि मैरिज है, डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है। ये सब वो चीजें हैं जो कि जिनको हम पर्सनल लॉ की कैटेगरी में डाल देते हैं।
जो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्सन का फेथ, रिलीजन, उसकी प्रैक्टिस क्या है, उसके हिसाब से वो चीजें चलती हैं। तो अभी का जो ये इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसको हम इस बात को समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ जो किसी पर्सन के जो पर्सनल लॉ है, जो उसकी फेथ और प्रैक्टिस के हिसाब से तय होते हैं, उन्हीं को डील करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम कहते हैं सी होना चाहिए, वो क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हमें बिल्कुल देखना पड़ेगा जब भी हम यूसीसी की बात करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटली भी जब गवर्नमेंट बात ये कर रही है कि जी हम यूसीसी लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, वो इसी बात का हवाला दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन है और हम गवर्नमेंट है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, इंप्लीमेंट करें। हम एक बार पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़नी इसकी बहुत जरूरी है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 हमारा वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, उसके बाद आता है पार्ट 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है जी। फंडामेंटल राइट जो है वो एनफोर्सेबल है, गवर्नमेंट बाउंड है उनको लोगों के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर नहीं करेगी तो पर्सन जो है कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। चैप्टर 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, गवर्नमेंट उनके लिए बाउंड डाउन नहीं है कि उनको वो इंप्लीमेंट करे, वो एक तरह से गवर्नमेंट को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्शन दिखाते हैं कि आपने इन चीजों को ध्यान रखना है, इस तरफ बढ़ना है आपने, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है उसके लिए। ये चैप्टर 4 है, इसी चैप्टर 4 में आर्टिकल 44 है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। जब ये आर्टिकल ये कह रहा है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजंस, मतलब ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिटीजंस के लिए सिक्योर करना है, उनको आपने देना है। गवर्नमेंट क्या चीज देगी लोगों को, जिस चीज की लोगों को जरूरत है, जिसकी डिमांड है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम एक तो इस तरह से करें कि ये कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से डिमांड इसकी आनी चाहिए। अगर लोगों का कॉन्शियस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो कहते हैं जी हम अब एक कॉमन लॉ के जरिए गवर्न होना चाहते हैं, लोगों की जब डिमांड ऐसे है, जब उसके लिए समाज हमारा तैयार हो जाए तो गवर्नमेंट जो है उस चीज की कोशिश करे, उस चीज को लेकर एफर्ट करे। इसमें एक वर्ड है शेल एंडेवर। एंडेवर का मतलब यह है कि स्टेट जो है इस बात की कोशिश करेगी कि जब लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए तो एफर्ट करेगी उनको वो मिले। अगर जैसे कि अभी मान लीजिए गवर्नमेंट ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन है और हमारी मेजोरिटी गवर्नमेंट है, हम तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे जी। अगर मामला सिर्फ इतना होता तो जो हमारे फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थे उन्होंने इसमें क्यों नहीं लिख दिया कि स्टेट शैल इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द इंडिया। इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि स्टेट इंप्लीमेंट करेगी, क्या लिखा हुआ है कि स्टेट इसके लिए एफर्ट्स करेगी, कोशिश करेगी। अगर इसमें यह लिखा होता कि स्टेट इंप्लीमेंट करेगी तब तो हम मान लेते कि ठीक है जी, आप गवर्नमेंट है, आपके पास मेजोरिटी है, गिनती आपके पास ज्यादा है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए और उसको पार्लियामेंट में पास करवा दीजिए। इस लाइन की इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। जब वो इसका हवाला बार बार देते हैं तो इस बात का लोगों को भी पता हो और गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन थोपने के लिए नहीं कह रहा है, वो कहता है कि आपने इस चीज की कोशिश करनी है कि लोग चाहें तो उनको मिले, इंप्लीमेंट नहीं करना है, थोपना नहीं है, थोपना नहीं है। इसको हम इस तरह भी समझ लें कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जब बहस चल रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, मुझे लगता है हम सब लोग मेजोरिटी हम जानते होंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के स्टॉन्च सपोर्टर थे। वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट हो, दूसरी तरफ से विरोध भी था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इस बात को ध्यान में रखा कि ये थोपा ना जाए। जब बहस चल रही थी तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया का, उस वक्त का जो पार्ट जिसको आज हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बॉम्बे के रूप में देखते हैं, वहां पर 1937 में शरीयत एक्ट इंप्लीमेंट किया गया। ओके। उससे पहले वहां के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनके ऊपर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल था, वही प्रैक्टिस चल रही थी जो हिंदू लोग फॉलो करते थे। ओके। 1937 में जब शरीयत लॉ वहां पर आया, देखिए इस बात को याद रखिए कि अंग्रेजों के वक्त की बात हो रही है, उन्होंने उस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन डाल दी कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सन अगर चाहे तो इस एक्ट के जरिए अपने आप को गवर्न कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, उनको वहां पर डीसी को या मजिस्ट्रेट को, जो भी स्टेट अथॉरिटी है, लिख के देना होगा कि मेरे ऊपर जो है आज से शरीयत लॉ जो है वो इंप्लीमेंट हो। मतलब क्या है इसका, बाबा साहब ने एग्जांपल क्यों दिया कि जब ये शरीयत लॉ लेकर आया गया तो लोगों को चॉइस दी गई, उनके ऊपर थोपा नहीं है कि आज से आपके ऊपर ये लागू है, उनका चॉइस दी गई, अगर आप चाहते हैं तो गवर्न हो जाइए, अदरवाइज आप फ्री हैं। इस एग्जांपल को देकर उन्होंने अपनी बहस जो वहां पे की और उन्होंने साथ में ये सचेत भी किया कि अगर आने वाले वक्त में कोई गवर्नमेंट इसको थोपने की कोशिश करेगी तो ये पागलपन होगा। मैं एग्जैक्ट वर्डिंग आपके लिए पढ़ देता हूं। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बहस में यह कहा कि नो गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर इन सच ए मैनर एज टू प्रोवोक द मुस्लिम कम्युनिटी
to rise in rebellion. I think it would be a mad government if it did so. अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी कोशिश करती है इसको थोपने की कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसके विरोध में खड़ा हो जाए, तो ये पागलपन होगा। तो मुझे लगता है आज की डेट में हम ये उम्मीद करें सरकार से कि कोई ऐसा पागलपन ना करे, जिसका अंदेशा हमारे फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने उस वक्त लिया था। तो ये प्रोविजन थी जो संविधान में यूसीसी को लेकर है। जी जी। देखिए, इसी के साथ एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूं कि एक खोजा कम्युनिटी है जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम कम्युनिटी है। 1916 में एक कानून आता है, ये भी अंग्रेजों के वक्त की बात है, हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1916। उसमें उस एक्ट में उस वक्त के एक्ट में ये प्रोविजन दे दी गई कि जो खोजा कम्युनिटी के लोग हैं जो कि मुस्लिम हैं, अगर वो चाहे तो अपने आप को इस लॉ से गवर्न करवा सकते हैं। उसके लिए उनको क्या करना होगा, मैजिस्ट्रेट को या डीसी को एक चिट्ठी लिख के देनी होगी कि आज के बाद हम अपने आप को हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर गवर्न करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वॉलंटियरनेस है, यहाँ पर कोई मतलब थोपना नहीं है। एक तरफ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, हम कहते हैं कि पूरे इंडिया को या उनके जो एक कोड ऐसा हो जिससे पूरा इंडिया सिविल मैटर जो है उनके गवर्न हो। दूसरी तरफ हम इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के धर्म है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इस सारी डाइवर्सिटी को उनके सिविल लॉ के हिसाब से अगर हम एक बनाने की कोशिश करें तो क्या ये संभव है? देखिए, जब हम बात ये करते हैं कि संभव है कि नहीं है जी, इसका मतलब हम कुछ करना चाह रहे हैं। उससे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये करना भी चाहिए, क्या इसकी जरूरत भी है। हमें एक बात को समझ लें कि डिफरेंसेस का होना ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है। डिफरेंसेस जो है वो किसी भी एक कल्चरल सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगी। जैसे आपने खुद ही बताया कि इंडिया एक बड़ा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। और ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी रंगों की वजह से नहीं है, हाइट की वजह से नहीं है। वो डाइवर्सिटी क्यों है इंडिया में? डाइवर्सिटी है ट्रेडिशंस की वजह से, फेथ की वजह से, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसकी वजह से। अगर हम कोशिश करें कि इन डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया जाए तो ये ब्लंडर हो जाएगा। ये ब्लंडर है, इस चीज की तरफ तो सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। अब हम प्रैक्टिस की बात करें, मान लीजिए जैसे हिंदू कम्युनिटी में जो शादी की प्रथा है, जो शादी का जो सारा हिसाब किताब है, उसको सैक्रोसैंक्ट माना गया है। सैक्रोसैंक्ट मींस कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, ये कभी टूट नहीं सकता। और इसको एक पवित्र रिश्ता माना गया शादी का, जो हिंदू धर्म में है, अग्नि के 7 फेरे वगैरह लेकर। और मुस्लिम कम्युनिटी में जो शादी है, जो निकाह है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। अब मुस्लिम कम्युनिटी में जिस तरह से निकाह किया जाता है उससे हिंदू कम्युनिटी को कोई समस्या नहीं है, और जिस तरह हिंदू कम्युनिटी में विवाह किया जाता है, शादी की जाती है, उससे मुस्लिम कम्युनिटी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिफरेंसेस है, यहाँ डाइवर्सिटी है। तो जो ऐसी डाइवर्सिटीज और डिफरेंसेस हैं, इनको हमने मेंटेन रखना है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक किसी प्रैक्टिस से किसी दूसरे पक्ष को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, या उसी पक्ष में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, वुमेन को भी बराबर के राइट मिल रहे हैं, ऐसे डिफरेंसेस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम एक बात का ध्यान रखें कि डिफरेंसेस डजंट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन। तो इंडिया जैसे देश में जहां पर इतने डिफरेंसेस हैं, हमने उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए साथ चलना है, एक दूसरे की जो डाइवर्सिटी है उसको समझना है। जी जी। तो इसमें खास ध्यान वो यही रखना है कि जो किसी भी ग्रुप में डिस्क्रिमिनेटरी जो भी प्रोविजंस हैं उनको खत्म करना है हमने। हाँ जी, ये ताकि कोई भी उसमें जो ग्रुप है, हाँ जी, उसको विद इन उस ग्रुप के कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा। बिल्कुल। उसको जैसे अक्सर रहता है कि अडॉप्शन के लॉ में कोई दिक्कत रहती है, कहीं पर वो आप गोद ले सकते हैं, किसी पर नहीं ले सकते। तो इस तरीके से बहुत सारे अनाथ बच्चे गोद नहीं लिए जा सकते। तो ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए इंडिया लेवल पर एक कोड बनाने की जो बात है, वो तो मेरे ख्याल से सही है। नहीं, देखिए इसमें भी मामला है जी। बात है जरूरत की। सबसे पहले सवाल जरूरत का आता है, जरूरत क्या है। जैसे आपने एग्जांपल अभी लिया है कि जी गोद लेने का जो मामला है, हिंदू धर्म में अडॉप्शन की जा सकती है, लॉ भी है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। मुस्लिम धर्म में और क्रिश्चियन रिलीजन में गोद लेने कोई कंसेप्ट नहीं है। अब मान लीजिए, अब जरूरत इस बात की उठ रही है जी, अगर किसी मुस्लिम कम्युनिटी के कपल को या क्रिश्चियन कम्युनिटी कपल को किसी को गोद लेना है तो क्या करे? धर्म तो अलाउ करता नहीं है। लेकिन देखिए उसके लिए एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। ओके, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अपने आप में सेकुलर है, उसका किसी रिलीजन से कोई कनेक्शन नहीं है, और उसमें प्रोविजन है कि कोई भी कपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, किसी भी धर्म से हो, वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जहां तक ये जरूरतों की बात है, कई चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी इंडिया में सेकुलर लॉ बन चुके हैं। ओके, और ऑप्शंस हैं लोगों के लिए अवेलेबल। अब जैसे मान लीजिए अडॉप्शन का आपने बात की कि अडॉप्शन को लेकर डिफरेंसेस खत्म हो जाए और एक कानून बन जाए।
मैं कहता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। हिंदुओं के लिए कानून है, बात है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज की, उनके लिए भी कानून है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हिंदू, ईसाई, मुस्लिम कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। अगर वो प्रोविजन है तो उसके लिए अलग से कानून लाने की क्या जरूरत है? और खासतौर से उस वक्त जब ऐसे कानून को जब लाया जा रहा है तो लोग उसको शक की नजर से देख रहे हैं। या तो आप लोगों का विश्वास जीतो सबसे पहले। जी जी हाँ, जो विश्वास की बात है वो तो मेरे ख्याल से जो जब से ये केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट आई है तब से शायद ऐसा कुछ हो रहा है कि हम जहां पर भी देखते हैं कि एक ऐसा फियर पैदा किया गया कि ये जो भी उनका एजेंडा रहता है लगभग जो मुस्लिम्स हैं उनको डेमोनाइज करने का एक एजेंडा रहता है और इसमें एक हिंदू सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो अभी जो ये लाने की यूसीसी लाने की बात की जा रही है तो उसमें भी ऐसी ही वो आ रही है लोगों को। तो ये बीजेपी और यूसीसी का आपस में क्या चल रहा है इसको लेके, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो जो बात आपने की है उसकी चिंता तो बिल्कुल है जी। जो भी तरक्की पसंद लोग हैं वो इस बात की चिंता करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब यूसीसी के बारे में हमारे जो फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जब उन्होंने सोचा होगा, उनकी मंशा वो नहीं रही होगी जो मंशा आज की जो मौके गवर्नमेंट है उसकी है। उनकी मंशा मैंने आपको बता दी, वो चाहते हैं कि वॉलंटरली लेकर आना है, लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेट कैसे कर सकते हैं आप? कि उस कम्युनिटी के जो अनडिस्प्यूटेड लीडर्स हैं उनके साथ बैठो, उनके साथ विचार विमर्श करो, उनका हौसला, उनका जो विश्वास है उसको जीतो। ये एफर्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि क्योंकि हमारे पास गिनती है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है तो हम तो इंप्लीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर गड़बड़ थोड़ी हो जाएगी जी। और अगर बीजेपी की बात करें तो मुझे लगता है बीजेपी का यूसीसी से, यूसीसी बड़े एक सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर बहुत अच्छा एक ये स्टेप हो सकता है किसी भी देश की तरक्की के लिए जहां पर इतनी डाइवर्सिटी हो। इंडिया जैसे देश में अगर यूनिवर्सल सिविल कोड को सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, मुझे लगता है कि जो इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं इसको इंप्लीमेंट करने के, और हो सकता है कि उसमें यूनिफॉर्म वर्ड भी ना हो, जरूरी नहीं है। मेन बात तो यह है ना कि जो समस्याएं हैं उनको कैसे हटाना है। हाँ, जी। लेकिन जिस तरह से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट इसको लाने की कोशिश कर रही है, अब चिंता किस बात की है कि आप देखना थोड़े दिनों में जब इसकी बहस और बढ़ेगी तो शाम को 9 बजे की जो न्यूज चैनल्स हैं उनका जो है वो एजेंडा सेट करने वाला काम शुरू हो जाएगा। और वो खास तौर से एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसमें जो भी बैड प्रैक्टिसेस हैं, बैड प्रैक्टिसेस हर रिलीजन में हो सकती है, उनको ऐसे डेमोनाइज करेंगे और जो एक मेजोरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी जो अंदर जो सेंटिमेंट्स है उसको वो प्रोवोक करेंगे जी। और होगा क्या कि जो मान लीजिए किसी कम्युनिटी की जो प्रैक्टिस में कुछ गड़बड़ है, होना तो ये चाहिए कि उस कम्युनिटी के लोग कहें कि हमने इसको खत्म करना है। लेकिन ये जो जिस तरह से प्रोपेगेंडा होगा उससे होगा ये कि जो मेजोरिटी सेक्शन है, मान लीजिए हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी जो सेंटिमेंट्स है इस तरह उसको प्रोवोक किया जाएगा। वो कहेंगे कि नहीं बहुत गलत हो रहा है इनके साथ, इसको आप फटाफट लाओ, इनके साथ जो ये प्रैक्टिस चल रही है इसको खत्म किया जाए। होना उल्टा चाहिए, एजुकेट जो है वो माइनॉरिटी सेक्शन हो और वो खुद कहें जी हमारे अंदर से ये चीजें जो है ये गड़बड़ है, इनको हमने ठीक करना है। हिंदू कम्युनिटी बहुत सी गड़बड़ी थी जो धीरे धीरे ठीक की गई है। तो चिंता ऐसी बात की है कि जो एटमॉस्फेयर ऑफ फियर अगर बन जाएगा तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। और इसका जो अल्टीमेट फायदा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो समस्या तो है, मान लीजिए माइनॉरिटी सेक्शन का जो रिलीजन है उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको टारगेट किया जा रहा है कि चीजें सुधरे, लेकिन उसको ठीक करने के लिए एफर्ट्स कौन मार रहा है? मेजोरिटी सेक्शन। उससे होगा क्या? उससे होगी पोलराइजेशन। क्योंकि ये जो शाम को जो 9 बजे के चैनल बैठते हैं ना, ये किसी दिखता है उनकी बातचीत से किसी अच्छी इंटेंशन से नहीं बैठते हैं। और वो जब पोलराइजेशन बढ़ती है उसका जो फायदा है वो अल्टीमेटली वोट बैंक के जरिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ले लेती है। अब 2023 चल रहा है, 2024 के इलेक्शन हमारे नजदीक है, और यूसीसी को अगर एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यूसीसी जैसे मैंने आपको बताया है कि एक बड़ा अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है देश की तरक्की के लिए, लेकिन अगर इसको गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा, गलत ढंग से इसका प्रचार किया जाएगा तो ये देश की बर्बादी का भी एक साधन हो सकता है। तो लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस बारे में कि जो यूसीसी के ऊपर कहीं किसी पार्टी का कम्युनल एजेंडा जो है वो हावी ना हो जाए। मुसलमानों में जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस थी उसके बारे में तो कुछ किया गया, लेकिन साथ ही जो चल रहा है हिंदू धर्म में देवदासी प्रथा का, अभी भी हम देखते हैं कि साउथ में काफी बड़ी लेवल पर प्रैक्टिस होता है। और मेरे ख्याल से ये मुद्दा केरला के मंदिरों में औरतों के प्रवेश का मामला था, उस पर भी कुछ नहीं किया। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये शायद इससे ये भी कहा जा सकता है कि ये प्रो मुस्लिम काम किए जा रहे हैं। देखिए ये बड़ी गलती हो जाएगी इसको हम इस तरह देखेंगे तो। बीजेपी का जो टारगेट है ना वो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है,
टारगेट किस फॉर्म में? टारगेट इन द फॉर्म ऑफ वोट्स। जहां से बड़ी गिनती की वोट मिलेगी टारगेट उसी को किया जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है कि एक मेजोरिटी सेक्शन को उसके सेंटिमेंट्स को यूज किया जा सके, उसको खुश किया जा सके। अब फॉर एग्जांपल जो पॉलीगैमी की बात है, मुझे नहीं लगता इंडिया में मुस्लिम समाज में पॉलीगैमी उस लेवल पर एग्जिस्ट करती है जिस लेवल पर उसको लेकर कोई ऐसी चिंता हो जाए कि कुछ भयंकर कुछ चल रहा है। इवन डाटा देखें तो डाटा के हिसाब से तो शायद हिंदू में मुस्लिम से ज्यादा पॉलीगैमी है। उस डाटा की अगर बात करें एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ 1% का फर्क है। अगर मैं एग्जैक्ट डाटा तो मुझे याद नहीं, लेकिन सिर्फ 1% का फर्क है। हिंदू कम्युनिटी पॉलीगैमी में सिर्फ 1% पीछे थी मुस्लिम कम्युनिटी से। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो मुझे नहीं देखने में कुछ ऐसा मिलता है, तो प्रैक्टिसेबल है ही नहीं, प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आप अभी सड़क पे निकले हो, किसी भी आम आदमी को पूछे रोक के उसको कि भाई साहब ये यूसीसी का मामला आने जा रहा है कि सबके लिए सेम कानून होगा, तो तेरा उसके बारे में क्या विचार है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? वो कहेगा जी बिल्कुल ठीक है, मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत है, वो तो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहला जो उसका माइंड में बात आती है कि मुस्लिम समाज को 4 शादी की इजाजत है, उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। ये क्यों है? ये लैक ऑफ एजुकेशन है। उनको एजुकेट, समाज को एजुकेट ही नहीं किया गया है, रादर एजुकेट करने की बजाय उनको गुमराह किया गया है। एक कम्युनिटी को खास तौर से टारगेट करके उसको डेमोनाइज किया जाता है कि इसकी प्रैक्टिस इसमें बहुत गड़बड़ है, इनको सुधार की जरूरत है। और वो जो सारा कुछ बनाया जाता है वो दिखाया जाता है मेजोरिटी सेक्शन को कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आपके लिए ये सब कर रहे हैं। तो जो आपने बात कही थी कि प्रो मुस्लिम आपने कहा था जी, वो ऐसा नहीं है, वो प्रो मुस्लिम नहीं है ना, वो प्रो हिंदू है। अगर कोई ऐसे स्टेप करता है तो वो किसी कम्युनिटी को लेके मुझे नहीं लगता प्रो है। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ होता है कि कैसे हमें सोसाइटी को पोलराइज करके मैक्सिमम गिनती की हमें वोट मिल जाए। इसमें अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो मुसलमानों को डेमोनाइज करके उनको ऐसे देखिए कि ये बहुत बुरे लोग हैं। एक सेक्शन को यूं ही खुश किया जा रहा है, उसको एक फाल्स किस्म की हैप्पीनेस या प्लेयर दी जा रही है कि आप बस देखो जी हमने उनको सबक सिखा दिया। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो उसमें जिन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है तो वो तो मेजोरिटी सेक्शन है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है आपने। तो टारगेट भी वही है उनका जी। हाँ, तो इसमें मुसलमानों का तो शायद मेरे ख्याल से कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जो बड़ा लॉस हो रहा है तो वो मेजोरिटी लोगों का हो रहा है। देखिए लॉस की बात तो ऐसे है कि कहीं ना कहीं जो कहे ना कि जिसके माइंड को ग्रैब करने की कोशिश है वो तो मेजोरिटी सेक्शन की। माइंड तो ग्रैब उन्हीं का किया जा रहा है। जो टीवी पे जो सब कुछ दिखाया जाता है वो उन्हीं का माइंड जो करप्ट किया जा रहा है। लेकिन इससे जो समाज में जो पोलराइजेशन बढ़ती है उसका जो दंश है वो माइनॉरिटी सेक्शन को झेलना पड़ता है। तो अभी पूरे देश में देखें तो नफरत की एक तरह की आंधी जो है जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां चलती है। मणिपुर में हिंसा हो रही है बहुत बहुत बड़े लेवल की, और हिंदू मुसलमानों को दंगे होने तो आम सी बात हो गई है। इस पर मैच्योर वे से सोचना चाहिए। तो अगर हम मैच्योर वे से सोचें तो यूसीसी लाया जाए इंडिया में, ये कैसा होना चाहिए? देखिए जैसे कि अभी जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है जब वो बात करती है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, अभी तक कोई ड्राफ्ट, कोई उसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर सामने नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल रैली में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी लीडर ने, बीजेपी के यहाँ तक कि आरएसएस के भी लीडर ने, किसी ने ये बात अभी तक नहीं रखी है कि यूसीसी से उनका मतलब क्या है, उनके मायने क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या मतलब है। अब इसमें कई चीजें हो सकती हैं। जो लोगों को कई चीजों को डर है, जिसका अंदेशा है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग जो प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग धर्म के लोग, उन्हें खत्म करके एक सिंगल बुक छाप दी जाएगी, एक किताब बना दी जाएगी कि जिसकी मैरिज के प्रोविजन जो है, डिवोर्स के प्रोविजन, सक्सेशन, अडॉप्शन सारे इसमें लिख दिए गए हैं। और अब भूल जाओ कि आपके धर्म में क्या चीज फॉलो की जाती है, आपने ये फॉलो करना। अब अगर ऐसा होगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि हिंदू धर्म में जो है शादी सैक्रोसैंक्ट है और मुस्लिम धर्म में शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट है। आप क्या उस बुक में जो शादी का मामला है उसको सैक्रोसैंक्ट कर दोगे या कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे, या दोनों को हटा के कोई तीसरी चीज लेकर आओगे? ठीक है, अभी तक तो ये पोजीशन सामने क्लियर नहीं है। हो कैसे सकता है? जैसे मैंने पहले ही बात कही है कि हिंदू जो है वो 7 फेरे ले, मुस्लिम जो है उसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करते हैं जब तक किसी को समस्या नहीं चलता रहे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी सिंगल चाहे एक बुक बन जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको नाम चाहिए दे दें, और उसमें अलग अलग जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, अगर वो एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है, वुमेन को विक्टिमाइज नहीं करती हैं,
तो चाहे वो प्रैक्टिसेस में डिफरेंसेस हैं, अलग अलग चल रही है, डाइवर्सिटी है, वो चलती रहे वैसे ही, चाहे बुक एक ही फॉर्म में हो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट ले आई है और साथ में उसमें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले दिए हैं, तो कि जब गवर्नमेंट कानून लेकर आई तो उसमें ऑप्शन दे दी अगर आप चाहो तो इससे गवर्न हो सकते हो। फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट भी है और मुस्लिम्स का अपनी प्रैक्टिस है शादी की, उसके बावजूद एक तीसरा लॉ भी है जिसको हम स्पेशल मैरिज एक्ट बोलते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदू भी शादी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है और आपस में भी इंटर रिलीजियस मैरिज भी हो सकती है। और उसमें ऑप्शन है कि आप चाहो तो अपने धर्म के साथ शादी कीजिए, चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाइए। तो यूसीसी इस फॉर्म में भी आ सकता है कि पर्संस के पास ऑप्शन हो। तो ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में लेकर आ रही है। अभी तक तो हमारे सामने कोई ढांचा, कोई स्ट्रक्चर, कोई फॉर्म नहीं है जो हम कह सके कि किस तरह से उसको वो लोगों के सामने पेश करेंगे। जी जी। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरीके से ये प्रचार किया जा रहा है, जिस तरीके से शो किया जा रहा है अखबारों के थ्रू, जहाँ लीडर्स के थ्रू, उनके बयानों से, ऐसे हालात में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो देश को आगे लेके जाने वाली हैं, जो डेमोक्रेसी की जो कदर कीमतें हैं उनको आगे बढ़ाने वाली हैं, उनको क्या करना चाहिए इस पर? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो देखो डेमोक्रेटिक फोर्सेस पे है इस पर, लेकिन उनकी पोजीशन भी ना एक तरह से वो कैच 22 वाली पोजीशन हो गई। वो ऐसे हो गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम उसको उस फॉर्म में ले जैसे हमारे जो फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जब अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को उस ढंग से लें जैसे कि हमारे फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया था, जो उनकी इंटेंशन थी उसके हिसाब से लें और इसकी सपोर्ट में आ जाए, तब उनको जो विरोध है झेलना पड़ेगा माइनॉरिटी कम्युनिटी का, जब जिनके साथ हमेशा खड़े होते हैं। और अगर वो इसका विरोध करते हैं तो ये सवाल उनके सामने खड़ा हो जाएगा कि जो किसी रिलीजियस प्रैक्टिस में जो डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के साथ, जो विक्टिमाइजेशन है, उसका उनके पास क्या सॉल्यूशन। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरह से प्रेजेंट गवर्नमेंट उसको पेश कर रही है उसकी बात को वो समझे और लोगों को वो एजुकेट करे। विरोध यूनिफॉर्म सिविल कोड का एज सच ना हो, विरोध हो उस कम्युनल एजेंडे का जिसको कि रूलिंग पार्टी यूसीसी के जरिए लोगों में जो पॉलराइजेशन बढ़ाने की जो कोशिश है उसका विरोध हो। लोगों के बीच में जाए, वो बताए कि रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, किसी भी धर्म में रिफॉर्म की क्या जरूरत है। और सबसे पहला जो इसमें मामला है वो देखो माइनॉरिटी सेक्शन को भी अप्रोच करना पड़ेगा और मेजोरिटी को भी करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। माइनॉरिटी को इसलिए कि वो वॉलंटरली जो भी प्रैक्टिसेस चल रही है ऐसी जो किसी ना किसी तरह से गड़बड़ है उसको वो रीथिंक करें, उसको रिफॉर्म करें। और मेजोरिटी सेक्शन को इसलिए अप्रोच करें कि उनको वो समझाएं कि भाई साहब जो 9 बजे आप टीवी चैनल पे बैठ के देखते हो उससे आपके माइंड को ग्रैब किया जा रहा है और आपको डाइवर्ट किया जा रहा है आपकी थिंकिंग, तो वो इन चक्करों में ना पड़े और जो एक कम्युनल एजेंडा है इस वक्त पार्टी का वो लोगों के सामने आए। तो एज सच जो विरोध की बात है यूसीसी की, डायरेक्टली विरोध तो मुझे लगता है नहीं बनता है। डायरेक्टली विरोध इन द सेंस की यूसीसी इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि बीजेपी लेकर आ रही है उसका तो उनको सिरे से विरोध करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से सोचा था उस इंटेंशन के साथ कि लोगों में जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी रिलीजन में वो दूर हो जाए, रिफॉर्म हो जाए, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आगे जाके डेवलप हो, उस हिस्से में डेमोक्रेटिक फोर्सेस को काम करना पड़ेगा। जी वकील साहब, आपने यूसीसी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को और लोगों तक फैलाने के लिए शेयर जरूर करें।